गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में अलग अलग स्तर पर जो भी आपके शैक्षिक संस्थान हों, चाहे वो विशेष व्यक्ति हों जो आपके बेसिक एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या वो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। जैसा कि हमने पिछली अपनी कक्षा में पढ़ा था बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में, यानी बेसिक शिक्षा परिषद की आपकी एक स्थापना की गई थी, एक अधिनियम लाया गया था 1972। उसके तहत हमारी बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। उसी अधिनियम के ही उसी अधिनियम में क्या है, आपकी धारा 34 में और उपधारा थी 19(1) में क्या है, आपकी बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली को भी लाया गया था। यानी जैसा हमें पता है कि बेसिक शिक्षा परिषद किस लिए लाया गया था कि आपकी किस प्रकार से आपकी जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको और ज़्यादा कैसे व्यवस्थित रूप से उसका विकास किस रूप में किया जाना चाहिए, उसके लिए आपकी बेसिक शिक्षा परिषद लाया गया था। लेकिन आपका कह सकते हैं बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली क्यों लाया गया, जो केवल काम किसके लिए करेगा या नियम या कानून किसके लिए बनाएगा, जो भी हमारे प्राथमिक स्कूलों में टीचर कार्यरत हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो कर्मचारी हों हमारे, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों, सबके लिए अलग अलग प्रकार के जो भी नियम कानून होंगे उसके लिए आपके बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली को लाया गया। तो बात करेंगे यानी कि इसके लिए जो भी नियम या कानून या जो भी चीज़ें बनाई गई वो बनाई किसने। तो बेसिकली इसका जो मेन लीडर था वो राज्यपाल थे। उन्होंने क्या किया था, इनको अलग अलग जो भी एक कैटेगरी वाइज उन्होंने इनके रूल और रेगुलेशन को बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसको आपके बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के नाम से ही जाना जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं अद्यतन संशोधित, यानी आज भी क्या है, आपके जो बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली है उसको संशोधित किया जाता है। यानी उसके जो भी नियम या कानून बनाए गए थे पहले उस अधिनियम के बाद, तो अभी भी क्या है उसमें कुछ ना कुछ मॉड्यूलेशन की जाती है, जिससे जो भी प्राथमिक आपका स्कूल का टीचर है या कर्मचारी है या प्रधानाध्यापक है उसके जो भी नियम या कानूनों में समय समय पर बदलाव किया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं अद्यतन संशोधित। तो अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रवर्तन की सीमा, प्रवर्तन की सीमा से हमारा यहाँ मतलब क्या है कि आपका जो भी जितने भी हम कह सकते हैं कि आपके चाहे वो स्थानीय परिषद के लोग हों, चाहे हम कहते हैं वो नगरीय हों, उनकी मतलब जो भी आपके टीचर की जो भी वैकेंसीज़ हैं उनका निर्धारण आपकी परिषद करती है। यानी जहाँ पर भी वैकेंसीज़ होती हैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं उनका चुनाव भी आपका उन्हीं के आधार पर किया जाएगा। या हम कह सकते हैं कि चाहे आपके स्थानीय निकाय के आपके जितने भी समस्त अध्यापक होंगे, या बेसिक शिक्षा परिषद ने क्या किया था, नर्सरी स्कूलों की भी स्थापना की थी या उन्होंने बेसिक स्कूलों की भी स्थापना की थी। तो ये जितने भी नियम कानून होंगे या जो ये सेवा नियमावली बनाई गई थी उनके ऊपर भी ये सब लागू होगा, यानी उन लोगों पे ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट हम बात करें सेवा की सदस्य संख्या, यानी जो भी अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक की है, चाहे वो हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के लिए हो, चाहे हम कहते हैं कर्मचारी के लिए हो, तो उसकी भी जो भी आपकी संख्या होगी वो राज्य सरकार तय करती है। प्लस आपकी जो बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली है वो भी इन चीज़ों पर काम करती है, यानी किस वर्ग में कितने अध्यापक की आवश्यकता है उन्हीं के हिसाब से उनकी संख्याओं का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे भर्ती के स्रोत क्या क्या होंगे, यानी किन किन चीज़ों पर भर्तियां की जाएंगी। जैसे हमें पता है नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका उसमें भी हो सकती हैं, या हम बात करें जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका हो सकती हैं, जूनियर बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका हो सकती हैं, सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक हो सकते हैं, या वहीं के आपके सहायक अध्यापिकाएं हो सकती हैं, या सीनियर बेसिक स्कूल के आपके प्रधानाध्यापक भी हो सकते हैं और प्रधानाध्यापिकाएं। यानी इन सभी स्रोतों पे, यानी इन सभी आपके स्थानों पर, यानी कह सकते हैं इस वर्ग में सभी जो भी नए टीचर्स का आपका उनकी वैकेंसीज होती हैं उनको इन स्रोतों पर उनको फिलअप किया जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आयु, यानी जो भी हमारी भर्ती प्रोसेस है, यानी जिस भी वैकेंसीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी, चाहे वो प्रधानाध्यापिका का हम उसको हम वहाँ पे उस पोस्ट के लिए ले रहे हैं, चाहे किसी कर्मचारी को ले रहे हो, चाहे हम टीचर के लिए ले रहे हो, तो सबकी एक आयु क्या होनी चाहिए। तो आयु के लिए एक निर्धारण कर दिया गया कि आपकी जो आयु है, यानी जब किसी भी वैकेंसी के लिए आपको सूचित किया जाए, यानी जब आपको उस चीज़ के लिए पता चले, उसके आने वाले जो भी जुलाई का महीना होगा, यानी 1 जुलाई को आप 18 वर्ष के होने चाहिए। ये हो गई आपकी मिनिमम एज कह सकते हैं, और मैक्सिमम क्या है, आप 32 साल से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी किसी भी, अगर हम प्राथमिक स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं या प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं, तो हमारी एज क्या है, आपकी 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके इस सेवा नियमावली ने निर्धारित किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करें, जैसे कि ये तो हो गया आपके सामान्य वर्ग के लिए जो भी आयु निर्धारित की गई। अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं अनुसूचित जातियाँ हैं या जनजातियाँ हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए क्या है, 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी जहाँ हम कहते हैं 32 साल के बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं कि फिर अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनको क्या है, 32 साल के बाद 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, तब तक अपनी जो भी रिक्त पद होते हैं उन पर अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीयता की। राष्ट्रीयता यानी हमारी नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के लिए कह सकते हैं कि वो भारत का होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, इन चीज़ों पर अध्यापक या अध्यापिका या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता, यानी कोई भी टीचर बनना चाहता है, प्रधानाध्यापक बनना चाहता है, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू बन रहा है या एक नए सिरे से अपना काम टीचिंग शुरू कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि नर्सरी स्कूल की अगर अध्यापिका है, तो सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास। तब क्या कर सकती है, वो एक नर्सरी स्कूल की अध्यापिका बन सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका, यानी अगर जूनियर स्कूल में हम एक मेल या फीमेल टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया होना चाहिए, हमने भारतवर्ष में किसी भी कॉलेज से सबसे पहले ग्रेजुएशन हमारा होना चाहिए। दूसरा हमने क्या किया हो कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, जूनियर बेसिक स्कूल में हम टीचर बन सकते हैं। प्लस अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में हमें क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हमने अपना ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए अपना आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका अगर बनना हो, तो जूनियर स्कूल की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो भी आपके इसमें जो भी टीचर होते हैं, यानी जिनका 5 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, वही आगे चलकर क्या होते हैं, जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिकाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपके सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका, तो यहाँ पर भी अगर सीनियर स्कूल के लिए भी अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, हमें यानी हमने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। प्लस अगर किसी भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर एज अ जा रहे हैं, तो उस पे भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार से द्वारा एक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका। सीनियर स्कूल के अगर हमें प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका अगर बनना है, तो उसके लिए जो आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसमें क्या है कि 3 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का, सीनियर बेसिक स्कूल का 3 साल का हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं। प्लस हम कह सकते हैं कि अगर हम जूनियर बेसिक स्कूल में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका थे, तो वो लोग भी प्रमोट होकर क्या कर सकते हैं, आपके सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे हो गए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग आपके बेसिक स्कूल्स के। नेक्स्ट बात करते हैं आरक्षण की। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि
एज में भी आपके आरक्षण दिया जाता है, प्लस क्या है जो भी फॉर्म्स आते हैं या अलग अलग चीज़ें आती हैं रिक्रूटमेंट में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है जो अनुसूचित जातियाँ या पिछड़ी जातियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं उसको आरक्षण दिया जाता है हर एक स्तर पर। नेक्स्ट बात करें शारीरिक स्वास्थ्यता, यानी अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो चाहे प्रधानाध्यापिका हो, हम सहायक टीचर बनना चाहते हो, सहायक अध्यापिका बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। यानी स्वस्थ होने का मतलब हम फिजिकली भी फिट हों और मेंटली भी फिट हों, यानी दोनों प्रकार से हमें स्वस्थ होना आवश्यक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए अपने इन पदों के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नियुक्ति आदेश, यानी नियुक्ति आदेश यानी जैसे कि हमें पता है कि सरकार क्या करती है कि अलग अलग नियुक्तियों के लिए, जैसे पहले 68,000 आती है भर्ती प्रक्रिया जैसे अगर बात करें, तो यानी वो 68,000 आपके बेसिक शिक्षा टीचर्स के लिए क्या निकालती है, एक आदेश निकालती है कि हाँ इतने जगहों पर इन टीचरों को भर्ती करना है। तो ये सारी चीज़ें भी कौन करता है, आपकी राज्य सरकार, प्लस जो भी सेवा नियमावली में लोग हैं, अधिकारीगण हैं, उनको वो सब लोग क्या है इन चीज़ों पे डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें इतनी रिक्त पद हैं और इन पर हमें इन टीचर्स को लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें वेतनमान, वेतनमान भी क्या है आपकी राज्य सरकार निर्धारित करती है और समय समय पर उसको क्या है जिस भी प्रकार की स्थितियां होती हैं उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। जैसे हमें पता है कि छठा वेतन लगता है, सातवां वेतन है, यानी समय समय पर सरकार भी क्या करती है उस वेतनमान को बदलती रहती है। जैसे अभी हम एक फ्रेशर टीचर हैं, फिर हमने क्या किया, प्रमोट होकर हम किसी दूसरे पद पर गए, तो हमारी जो भी वेतन है उसको भी समय समय पर बदलते रहती है हमारी राज्य सरकार। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली, यानी उनमें अध्यापक को कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके लिए आप क्या हैं एक टीचर पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली में बताई गई। थैंक यू क्लास।